अब ये करने क्या चाह रहे हैं, इनका प्लान ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 5 मजीद जजों का कहें कि 5 या 6 जजेस हम और लाएंगे, 5-6 जजेस की तादाद बढ़ा के, और फिर जुडिशल कमीशन में इनकी क्योंकि अक्सरियत है, जुडिशल कमीशन में इनकी अक्सरियत है, तो जुडिशल कमीशन में क्योंकि इनकी अक्सरियत है तो ये चाह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब को ले आए, एक आध और जज को ले आए, और बाकी जो है वो वकला को बराह रास्त ये बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, ये गुंजाइश है आइन और कानून में। तो फिर ये है कि ये डायरेक्ट जो है वो कुछ वकीलों को बना दें अपना इसका आइनी इसमें सुप्रीम कोर्ट में ले आए, ताकि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत अपनी बना लें। अगर ये इस तरह से करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से याहिया अफरीदी साहब इनको चलने देंगे, और इनके इन इकदामात की वजह से अब ये जो चाह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चेंजिंग करें कि आइनी बेंच का जो सरबराह है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होगा, या ये कभी कहते हैं कि हम ऐसी तरमीम करेंगे इलेक्शन एक्ट में, इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, इलेक्शन एक्ट माजरत के साथ इलेक्शन एक्ट नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ऐसे ही हम तरमीम करेंगे कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे अमीनुद्दीन खान, और उनके बाद जमाल खान मुदखेल। तो ये जो चीज़ें ये करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें इनके गले पड़ेंगी, इनको अंदाज़ा नहीं है। ये अब जो चीज़ भी याहिया अफरीदी साहब को कमज़ोर करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मजीद महदूद करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए ये करेंगे तो वो इनके गले पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस क्या होगी कि सारे केसेस हुकूमत, मोस्टली केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, हुकूमती इदारों के खिलाफ जाते हैं, वजारतों के खिलाफ जाते हैं, और हुकूमत ही बैठ के फैसला करेगी कि हमारा केस जो है वो आइनी बेंच के ये जज सुनेंगे। अच्छा फिर क्या है जी, अगर इनको लगता है कि जी ये तो मसला कर देगा फलाना जज, तो अगली बार उस जज को निकाल के कोई और जज ले आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर ये चीज़ अपने इख्तियार में रखना कि कल को हुकूमत फैसला करेगी कौन सा जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा 3 में से। अब आप मुझे बताएं ना, यानी चलें इन दो को तो कह रहे हैं कि सुपर सीट हो गए, मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, इनको तो आप चलें फिल वक्त जो इस वक्त का जो आइन और कानून है उसके मुताबिक आप चलें। अब आगे आ जाएं 3 जज जो अगली बार जिनके नाम जाने हैं, वैसे उस वक्त तक अमीनुद्दीन खान साहब तो यानी रिटायर हो गए होंगे, लेकिन जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आयशा मलिक साहिबा, अब उसमें अगर पता हो कि ये मतलब जमाल खान मंदोखेल साहब को कि जी मैंने ही बनना है, तो वो तो हर केस का फैसला नून लीग के हक में देंगे। और ये फिर चाहते हैं गो के, मैं आयशा मलिक साहिबा का तो आपको बता सकता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर हटें, इसलिए कि कल को मुझे ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना सकते हैं। हालांकि अपनी टर्न पर उन्होंने बनना है, लेकिन इनके इस मौजूदा कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ, तो फिर वो जो तीसरे नंबर वाला जज होगा वो इनके हक में फैसले देने शुरू कर देगा। तो मतलब सारे जजेस को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी, इवन के चौथे नंबर वाले जज को ये उम्मीद पैदा हो जाएगी कि यार तीसरा ने इनकार कर दिया तो मुझे बना देंगे। तो ये तो इन्होंने तबाही और बर्बादी कर दी है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि 26वीं आइनी तरमीम की पेटिशन जो है वो टेकअप होगी और फुल कोर्ट बनाएगी। मैंने और साद रसूल साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया है शहर इक़्तिदार के नाम से, उसमें साद रसूल साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि जितनी भी आइनी तरमीम पहले चैलेंज हुई हैं वो 15 रुकनी या उससे ऊपर के बेंचेस ने सुनी है। तो अगर 15 रुकनी बेंचेस या 17 रुकनी बेंचेस के फैसले मौजूद हैं, तो अब आइनी बेंच के 5 जज कैसे बैठ के चीज़ें देख सकते हैं जब पहली आइनी तरमीम 15-15 और 17-17 रुकनी जजेस ने सुनी है। फिर अगर 5 रुकनी आइनी बेंच ये बनाते भी हैं, तो वो जो 5 रुकनी आइनी बेंच है उसके सामने अगर उस केस के आर्गूमेंट्स में हवाला आता है 15 रुकनी बेंच का या 17 रुकनी बेंच का या 10 रुकनी बेंच का, तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब फिर क्या 10 रुकनी बेंच का फैसला जो है उसको 5 जजेस बैठ के उड़ा सकते हैं? तो इतने फ्लॉज हैं। फिर असल में तो मसला एक और भी है। मसला ये है कि आप अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आपने कुछ दिन पहले पढ़ी होगी, जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने कहा, और ये अंसार अब्बासी साहब की बात कर रहा हूं जिन पे ईमान है शरीफ खानदान का कि उनसे बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं है। और जंग अखबार में खबर लगी, जंग अखबार जिसके बारे में शरीफ खानदान कहते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे मोतबर अखबार जंग अखबार है, उसमें ये खबर लगी। और उसमें जो उन्होंने नाम जो लिखा है ना, नाम लिखे बगैर हवाला दिया है, मुझे लगता है अशतर औसाफ साहब का हवाला वो दे रहे थे, नाम नहीं लिखा उन्होंने, कि एक साबिक अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि इतने फ्लॉज हैं इस आइनी तरमीम में कि जुडिशल कमीशन का पहला इजलास ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन के जो 1 मेंबर हैं वो होंगे जो आइनी बेंच के सरबराह हैं। अब आइनी बेंच के सरबराह तो बने ही नहीं है, तो फिर जुडिशल कमीशन तो नामुकम्मल होगा। तो क्या नामुकम्मल जुडिशल कमीशन जो है वो बना सकता है आइनी बेंच? नहीं बना सकता।
तो ये एक इनके लिए मसला हो गया है, या वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुला के चला कैसे सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो वकला हैं, वकला इस वक्त बड़े तहम्मुल से चल रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी हैं, देखते हैं कि हामिद खान साहब का ग्रुप जीतता है या आजम अली तारड़ वगैरह और ये लोग जीते हैं, क्योंकि पैसा तो इन्होंने लगाया है, इन्होंने 7-8 तरीके से इन्फ्लुएंस किया है वकला को। मसलन इन्होंने वकला को जो है उनके जो बड़े बड़े वकील हैं उनके चैम्बर से वकला को अटॉर्नी जनरल ऑफिस में लगाया है, एडवोकेट जनरल ऑफिस में लगाया है, उनको नैब के केसेस दिए हैं, उनको FIA के केसेस दिए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के केसेस दिए हैं, उनको हुकूमत के केसेस दिए हैं। फिर इन्होंने कुछ ट्रिब्यूनल्स के जज जो हैं वो वकला को कहा है कि आप देंगे, वो करोड़ों रुपए में सीटें भी की हैं। इन्होंने DHA के साथ मुआहदा किया यहाँ पे, और वो वकला की जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। फिर और इन्होंने बहुत पैसा दिया है, सरकार आवाम के टैक्स के पैसों से इन्होंने पैसा दिया है। इन्होंने अपने जाती करप्शन और लूट मार के बड़े बड़े केसेस जो हैं वो वकला को दिए हैं। वकला को इन्होंने कहा हुआ है कि तुम्हारे चैम्बर से जजेस लगाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये इन्होंने बहुत पैसा और माल खिलाया है वकला को, और इसलिए ये कॉन्फिडेंट है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर वकील को करोड़पति बना दिया है। इस तरह से इन्होंने यानी इन्फ्लुएंस किया वकला को। तो बहरहाल आज देखते हैं कि वकला जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करते हैं या प्लाट और पैसों को देख के फैसला करते हैं, ये तो पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन खैर अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार अपनी ले भी आते हैं तो पहले कौन सा इन्होंने कोई इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। जो चीज़ें इन्होंने अचीव की भी हैं वो काजी फायज ईसा ने इनको दी हैं, और काजी फायज ईसा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार से मैनेज हो गया था या पाकिस्तान बार से मैनेज हो गया था। काजी फायज ईसा जहाँ से मैनेज हुआ था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इसलिए आज के ये इलेक्शन बड़ा अहम है, और इन्होंने ये जो अब 27वीं आईनी तरमीम तो उन्होंने लानी तो है, लेकिन वो लानी है 26वीं आईनी तरमीम के फ्लॉज को दूर करने के लिए। अब मुझे बताएं कि वज़ारत कानून ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया जिसमें उन्होंने पूरी एक वजाहत दी। अब वो प्रेस रिलीज मेरे पास नहीं है, वरना मैं पढ़ देता। अब आइन की जो चीज़ें हैं उसको आप प्रेस रिलीजों के जरिए ठीक नहीं कर सकते। खालिद जावेद खान साहब ने मुझे बड़ी तफसील से समझाया था, जो साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, कि आइन में फुल स्टॉप कॉमा कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, और फुल स्टॉप और कॉमा ना हो तो पूरा मतलब कैसे बदल जाता है उस लैंग्वेज का। तो ये इनकी है मुश्किलात, और जिस तरह से मैंने आपको आज किया, लग यही रहा है कि याही अफरीदी साहब जो है वो जिस तरफ चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, अपना हाउस इन ऑर्डर किया उन्होंने केसेस बड़े लगाए हैं, 1000 केसेस एक हफ्ते में, और तेज़ी से केसेस के फैसले करेंगे और चीज़ें करेंगे। मंसूर अली शाह साहब को इस वक्त उन्होंने लीड पोजीशन दी हुई है, उनके मशवरों के साथ चल रहे हैं, फैसले मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से कर रहे हैं। तो हुकूमत अब अगर याही अफरीदी साहब से पंगा लेना चाहती है तो ले ले। मैंने आपको बता दिया है कि ये काजी फायज ईसा की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये अब मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे बड़ा चैलेंज याही अफरीदी साहब के लिए यही है कि वो अपने इदारे की इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा उसको कैसे बहाल करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट टके टोकरी हो गई है, उसकी टके की औकात नहीं छोड़ी काजी फायज ने, उसका एहतराम कैसे बढ़ाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो देखते हैं जी मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। और इस बात के, हाँ एक चीज़ और बता दूं, अगर ये 2 जजेस जो हैं जिनको PCO के तहत एक तरह से हलफ उठवाना चाहती है हुकूमत और आईनी बेंच में उनको शामिल करना चाहती है, उसमें अगर अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान शामिल होते हैं तो फिर और रास्ता भी मौजूद है याही अफरीदी साहब के पास, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के पास, और वो है जो इन्होंने जो नोट लिखा था, इन्होंने जो अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट पर, मिसकंडक्ट किया था, तो फिर उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये फारिग भी हो सकते हैं। तो ये लड़ाई को उस तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि याही अफरीदी साहब लड़ना नहीं चाहते, वो आम आदमी के केसेस पर फोकस करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को बहाल करना चाहते हैं, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हुकूमत लड़ाई उनके इदारे के अंदर ले जाएगी तो फिर उनके पास भी रिएक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और इस वक्त याही अफरीदी साहब, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-15 साल के सबसे ताकतवर चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि इस वक्त सिवाय 3-4 का नहीं पता अभी, काजी फायज सा ग्रुप के जो 3-4 बंदे बच गए हैं वो क्या करते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके साथ खड़े हैं। और ये वो वाली, अच्छा हाँ, यहां पे ये भी नहीं है कि आप कहें कि जो जजेस काजी फायज सा वाले रह गए हैं वो इस तरह से याही अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर देंगे जिस तरह से काजी फायज ने उमर बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया था। हरगिज ऐसा नहीं होगा। उस वक्त काजी फायज के साथ ये अपना मंसूर अली शाह साहब भी थे और भी कुछ जजेस थे, जिस वजह से
बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट को काजी फाइज से कमजोर करने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त जो जजेस हैं भी, तो उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, उनका विजन और विजडम क्या है, उनका लेवल क्या है, मैं कानूनी लेवल की बात कर रहा हूँ, और वो बहुत से लीगल माइंड्स और लोगों को पता है। तो इस वक्त काजी फाइज साहब ग्रुप के जो जज बच गए, उनमें से किसी जज में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो लीड करते हुए याहिया अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर सके। और जिस एतमाद के साथ, जिस ताकत और कुव्वत के साथ याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट को आगे लेकर जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस याहिया अफरीदी के खिलाफ कुछ भी कोई चालाकी करने की कोशिश काजी फाइज साहब के ग्रुप में से कोई बंदा कर सकता है। और यह भी हो सकता है कि काजी फाइज साहब ग्रुप के जो 3-4 जज मौजूद भी हैं, उनमें से 1 या 2 अब तक जाके और याहिया अफरीदी साहब से मामला तय भी कर चुके हों कि अब हम अपने हलफ के साथ चलेंगे, आइन के साथ चलेंगे, पाकिस्तान के साथ चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ चलेंगे, अपने इदारे के साथ चलेंगे, कमी कोताहियों की माजरत हमें माफ़ कर दें, पिछली कोताहियों की माजरत हम माफ़ी मांगते हैं, आगे हम अपने हलफ और आइन के साथ चलेंगे। तो हो सकता है उनमें से 1-2 ने तो अपनी चीज़ें ठीक भी कर ली हों और 1-2 ही पीछे बच जाएं और 1-2 से फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 भी हों इनका ग्रुप, तब भी ये याहिया अफरीदी साहब की सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ देखें ना, याहिया अफरीदी साहब के साथ कौन है? मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, अत्तर मिनल्लाह, शाहिद वहीद। ये कोई छोटे नाम तो नहीं है, मलिक शहजाद अहमद खान, ठीक है। ये ताकतवर और तगड़े और बड़े जज हैं और दबंग जज हैं, जो लायक भी हैं, जो काबिल भी हैं, जिनमें अहलियत, सलाहियत, जुर्रत और सब कुछ है। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की निमान सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफिज़।